नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। आज की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की समन्ता भाईचारा रैली पर जोरदार हमला बोला है। मौर्य ने अखिलेश यादव की राजनीति को बांटो और राज करो की नीति बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सपा सरकार के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था और किसी भी विकास नहीं हो रहा है और उनका पीडीए नारा जनता को भ्रमित करने वाला है। वहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र किया और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डबल इंजन सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। मौर्य ने सपा की इस रैली को फ्लॉप शो करार देते हुए दावा किया है कि अब जनता विकास के साथ खड़ी है। फिलहाल इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति और तेज हो गई है और देखना होगा कि इस पर समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आती है। सर कैसे देख रहे हैं उन्होंने तमाम सरकार पे आरोप लगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का और उसके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का चरित्र बांटो और राज्य करो, यह लगातार रहा है। 2012 से 2017 में जब वह सरकार में थे तो उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई थी। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर थी। उत्तर प्रदेश के जो निवासी थे, जो उद्योगपति थे, वह यूपी छोड़ करके पलायन करने के लिए विवश थे। आज उन्होंने गुर्जर समाज के लोगों का जो आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में, चाहे वह उत्तर प्रदेश में दंगा करने वाले दंगाई रहे हों, भूमाफिया रहे हों, अपराधी रहे हों, उनका पूरा बोलबाला था। श्री अखिलेश यादव जी का एजेंडा कभी विकास का नहीं रहा। उनका पीडीए का नारा फर्जी है। वह पिछड़ों, दलितों के जन्मजात विरोधी हैं। जो श्री अखिलेश यादव अंधविश्वास के कारण मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नोएडा नहीं गए थे, ग्रेटर नोएडा नहीं गए थे, आज उसी धरती पर डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कल उद्घाटन कर चुकी है। और इनका जो सम्मेलन था वह फ्लॉप शो साबित हुआ है। इन्होंने न केवल इस सम्मेलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को यह संदेश देने की कोशिश किया है कि अगर सपा आएगी तो मुसीबत लाएगी, सपा आएगी तो अपराधी को लाएगी, सपा आएगी तो गुंडा राज को लाएगी, सपा आएगी तो फिर से दंगे कराएगी, सपा आएगी तो फिर से ज़मीनों पर कब्जा करेगी, सपा आएगी तो पिछड़ों का, विशेष तौर से अति पिछड़ों का, अति दलितों का, व्यवसायिक जगत के लोगों का दमन करने का काम करेगी। और इन्होंने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। मुझे आज यह बताते हुए खुशी भी है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जितना शानदार ढंग से काम किया है, चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के कारण बड़े पैमाने पर निवेश आया है, रोजगार के अनेकानेक अवसर पैदा हुए हैं, उन सब को
खत्म करने के उद्देश्य से समाजवादी पार्टी समाज को बांटने का काम कर रही है और समाज को बांटने वालों को अब उत्तर प्रदेश स्वीकार करने वाला नहीं है। 2017 में यह सत्ता से विदा हुए थे तो 2027 में आने के लिए नहीं विदा हुए, 2047 तक फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने पर जनता ने अस्थायी रूप से ब्रेक लगाया है, क्योंकि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश यह काम करना न समाजवादी पार्टी का काम है, न कांग्रेस पार्टी का काम है, न बहुजन समाज पार्टी का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और आगे भी यह काम करेगी। अखिलेश यादव जी की आज की रैली मतलब पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है और एक संदेश जो उनको देने की बात कहे कि हम सद्भावना रैली कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ सद्भावना कम दुर्भावना ज़्यादा थी। ये तुष्टीकरण का प्लेटफार्म ज़्यादा बन करके रह गया। ये पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले नहीं, ये परिवार के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले हैं, गुंडों अपराधियों के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले हैं। जी, बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां हजरतगंज थाना में आज अधिवक्ताओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला। मामला पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से जुड़ा हुआ है कि एक महिला द्वारा सोशल मीडिया पर झूठे और बिना साक्ष्य के आरोप लगाए गए हैं, जिससे दिवंगत नेता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। वायरल वीडियो के बाद यहां विवाद और भी बढ़ गया है। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने इसे एक साजिश करार देते हुए कहा है कि समाज में वहम नस्य फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस मामले पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने और संबंधित पोस्ट को हटाने की मांग की है। वही अधिवक्ताओं ने थाने में ज्ञापन सौंपते हुए दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि किसी भी मृत व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लगाना पूरी तरह अमर्यादित और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर भी नज़र बनी हुई है। आज हम सब लोग अधिवक्ता साथी आज हजरतगंज थाने लखनऊ में इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारे प्रदेश के जो सबसे सम्मानित मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के राज्यपाल रहे, स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह के खिलाफ एक राजस्थान जयपुर की रहने वाली एक महिला ने बिना तथ्यहीन जो एक अमर्यादित टिप्पणी कही है, कहीं ना कहीं एक उनके गौरवशाली इतिहास पर चोट पहुंचाने का काम किया है। और पूरे देश में जो आगे एक प्रचलन चल गया है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर देना, देश के राष्ट्रपति पर टिप्पणी कर देना और राष्ट्रपिता पर टिप्पणी कर देना, तो कहीं ना कहीं ये आने वाला जो प्रचलन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा भयानक रूप ले सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके रोकथाम के लिए और प्लस वर्तमान सरकार के द्वारा जिस तरह सोशल मीडिया पर साइबर सेल को भी सूचित किया जाता है कि इस तरह की तथ्यहीन वीडियो को रोकें, जिससे समाज में आपसी भाईचारा बना रहे और समाज में एक अच्छा संदेश जा सके। इस प्रशासन से, सरकार से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस महिला के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में आने वाली किसी प्रकार की कोई भी घटना ना। राजधानी नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोकसभा में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार का स्पष्ट रुख रखा है। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसने संविधान को अपनाया वह उसी के दायरे में रहकर काम करता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ सरकार किसी भी तरह की धमकियों से डरने वाली नहीं है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी के साथ न्याय करना और देश में शांति और विकास बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की नीति सख्त लेकिन न्यायपूर्ण है। इस बयान को सरकार की सुरक्षा नीति और आंतरिक चुनौतियों पर उसके रुख के तौर पर देखा जा रहा है। अपनी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ने की वहां पर अनुकूलता नहीं थी। अगर विकासी पैमाना होता, अगर प्रति व्यक्ति आय ही पैमाना होता, तो देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जहां 70 में विकास नहीं पहुंचा था।
वहां क्यों नक्सलवाद नहीं हुआ? और मान्यवर, आज तो मैं इस सदन में ये विचार को सिरे से खारिज कर रहा हूं। हम लोकतंत्र में हैं, हमने इस देश के संविधान को स्वीकार किया है, संविधान के माध्यम से ही आज इस महान सदन के हम सदस्य हैं। अन्याय किसी को भी हो सकता है, अन्याय किसी को भी हो सकता है, विकास कहीं पर भी कम ज्यादा हो सकता है। हम संवैधानिक रास्तों से हमारी लड़ाई लड़ेंगे या हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों को मार डालेंगे? किस थ्योरी का यहां से समर्थन हो रहा था, मैं नहीं समझ रहा। अगर आप धमकाना चाहते हैं कि ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये डरने वाली सरकार नहीं है मान्यवर, सबके साथ न्याय करने वाली सरकार। किसी को भी अन्याय हो तो हथियार हाथ में उठा लेना, ये लोकतांत्रिक तरीका है क्या? हमारे संविधान के सारे बताए हुए रास्ते सारे कुंद हो गए, बंद हो गए। बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां नक्सलवाद के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद अब बसपा सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। मनोज तिवारी ने दावा किया है कि देश में नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा, आज 31 मार्च है और नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। पूरे देश से नक्सलवाद की छुट्टी हो चुकी है। जो इक्का दुक्का बच्चे भी होंगे वे सरेंडर कर चुके हैं या कर रहे हैं। इस बयान को लेकर आप राजनीति प्रतिक्रियाएं तेज हो सकती है, क्योंकि नक्सलवाद का मुद्दा लंबे समय से देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा रहा और फिलहाल यह देखना होगा कि दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और जमीनी हकीकत को लेकर क्या सवाल उठाते हैं। समाप्त हो चुका है, 31 मार्च है आज, नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। उनके सारे देश से नक्सलवाद की छुट्टी हो चुकी है। जो इक्का दुक्का बचे भी होंगे वो लोग सरेंडर कर चुके हैं या कर रहे हैं या कहीं छुपे होंगे तो कर दें। बस इससे ज्यादा नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नक्सलवाद सामाजिक समस्या है, ना कि चुनावी मुद्दा। ये तो सही है। नक्सलवाद में मारे गए लोगों को देखिए, 20,000 लोग मारे गए। वो कौन थे? और ये लोग, कुछ लोग अपने आइडियोलॉजी से चलाते थे, जिनका कहना था कि सत्ता का रास्ता बंदूक की नली से निकलता है। आप स्वयं सोचें, हम तो लोकतंत्र की जननी बिहार की धरती पे हैं। क्या सत्ता का रास्ता बंदूक की गोली नली से निकलना चाहिए या लोकतंत्र के वोट से निकलना चाहिए? खबर आ रही है कोलकाता से, जहां महावीर जयंती के अवसर पर सियासत और आस्था का संगम देखने को मिला। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बसपा नेता शिवेंदु अधिकारी ने महावीर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यहां मंदिर जैन समाज की आस्था का एक पुराना और आज भगवान महावीर का जयंती है, पावन पर्व है। यहाँ का जैन समाज का बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। ये आस्था का एक केंद्र है। मैं भारतीय जनता पार्टी का भवानीपुर का प्रत्याशी होने का नाते मैं हर साल ये कोलाघाट जैन मंदिर में मनाता हूँ। इस साल यहाँ मुझे मौका दिया, यहाँ का मंदिर कमेटी ने, ट्रस्ट कमेटी ने, पूरा जैन समाज ने, मैं प्रणाम किया, वंदन किया, आरती किया और इनका मंदिर का जो जितना भी श्रद्धालु था सबका साथ बहुत प्यार मोहब्बत से बात हुआ है। सबका आशीर्वाद लेकर, प्रसाद लेकर मैं जा रहा हूँ दूसरा मंदिर में। इस आज महावीर जयंती पर सबको शुभकामना। भगवान के आशीर्वाद में हमारी सब कुशल हो। बंगाल में जो बर्बादी हो रहा है वो बर्बादी से बंगाल निकल के आए, यही प्रार्थना है।
बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावागी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संजय सरावागी ने कहा है कि राहुल गांधी के बयान किसी गंभीर नेता जैसे नहीं होते। उन्होंने आरोप लगाया कि युद्ध की शुरुआत से ही राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे थे जिनमें पेट्रोल और गैस खत्म होने की जैसी बातें कह रही थी। और इसके साथ ही सरावागी ने कहा कि कई देशों में ईंधन की कीमतों में 50% तक वृद्धि हुई है, लेकिन भारत में स्थिति नियंत्रण में रही। उन्होंने इसका श्रेय नरेंद्र मोदी की वैश्विक स्वीकार्यता को दिया और सरावागी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईरान, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत बने रहे, जिससे आपूर्ति के रास्ते खोले रहे। फिलहाल इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है और अब इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार है। फिर से प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि देश में किस तरीके से युद्ध चल रहा और प्रधानमंत्री सरेंडर हो गया अमेरिका के आगे, उनसे बिना पूछे तेल तक नहीं खरीद सकते हैं। राहुल गांधी का जो वक्तव्य होता है वो किसी हालत में भी गंभीर नेता का वक्तव्य नहीं होता है। जिस दिन युद्ध प्रारंभ हुआ उसी दिन से जिस तरह के उनके बयान आ रहे थे, गैस खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया, और आज 1 महीना से ज्यादा हो गया, 1 महीना के आसपास हो गया। कई देशों में 30% से लेकर 50% तक पेट्रोलियम पदार्थ से लेकर गैसों की कीमत बढ़ गई, हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के वैश्विक स्वीकार्यता के कारण, उनके वैश्विक संबंधों के कारण आज ईरान, अमेरिका, इजराइल आपस में युद्ध कर रहे हैं। लेकिन जब भारत की बात आती है तो तीनों के तीनों देश, ऐसी है प्रधानमंत्री जी की वैश्विक नीति कि तीनों के तीनों देश जो है भारत के लिए राह खोल के रखते हैं, जिसके कारण आज पेट्रोलियम पदार्थों की गैस, ठीक है ये विपरीत परिस्थिति है तो थोड़ी बहुत समस्या हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाहाकार मचा हुआ है। और गंभीर विपक्ष की भूमिका में न कांग्रेस है न कोई विपक्षी दल है। वो लोग तो भड़का रहे हैं पहले दिन से ही देश के और बिहार की जनता को कि भड़के उपद्रव हो जाए, लेकिन आम जनता भी समझ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कितने गंभीर है, 140 करोड़ अपने देशवासियों के लिए राज्यसभा में वक्तव्य दिया, लोकसभा में वक्तव्य दिया, ऑल पार्टी मीटिंग की, 1.5-2 घंटा तक देश के सभी माननीय मुख्यमंत्री से बात किया कि जमाखोरी से लेकर कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, इतने गंभीर है। लेकिन जिस तरह के इन लोगों के भड़काऊ बयान आ रहे हैं, जिस तरह का इन लोगों की मनसा है, वो मनसा इन लोगों की पूरी नहीं होने वाली। राहुल गांधी जी को तो अब गंभीर नेता के रूप में भी देश के लोग नहीं मान रहे हैं उनके वक्तव्य। राजधानी नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सलवाद के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी जारी है। बसपा सांसद संतोष पांडे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई की सराहना की है। संतोष पांडे ने कहा है कि 40 सालों से फैले माओवाद के कैंसर को जड़ से खत्म करने का काम किया गया है। पहले देश में 182 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, लेकिन अब हालत में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने इससे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि नक्सलवाद को समाप्त करना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कदम है। गौरतलब है कि नक्सलवाद लंबे समय से देश में कई हिस्सों के लिए चुनौती बना रहा, जिस पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया आना तय माना जा रहा है। वास्तव में 40 साल से ये माओवाद नहीं मवाद और जो कैंसर था उसे काट करके निकालने का काम, ऑपरेशन करने का काम जिस बखूबी के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, मैं तो ये कहूंगा कि जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने राज्यों का विलीनीकरण किया, वैसे लगभग 182 ऐसे जिले थे जो प्रभावित थे। नक्सलवाद समाप्त करना ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए खास करके मैं छत्तीसगढ़ का हूं, मैं
कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी को, ये छत्तीसगढ़ को उन्होंने मुक्त कर दिया नक्सलवाद से। इससे छत्तीसगढ़ उऋण कभी नहीं हो सकता। हम कृतज्ञ हैं। सर, आपको लगता है कि जो समय सीमा तय की है तो वो तमाम चीजें जो है समाप्त हो गई है जिसकी वजह से नक्सलवाद पनपता है? ऐसा है, माननीय मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़कें, पुलिया, बड़े पुल, सेतु जो निर्माण किया गया कम समय में, ये आमूलचूल परिवर्तन है और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए अनेक कार्यक्रम, उनके साथ समरस होने का काम हमारी सरकार कर रही है, राज्य सरकार पहुंच रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों बने रहिए होम टीवी भारत के साथ।